आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआती दौर में क्वेश्चन बनते हैं, एक तो छोटी-छोटी बातें आजकल पूछा जा रहा है। तो ये ना कि बड़ी-बड़ी बातों के चक्कर में आप छोटी-छोटी बातें भी भूल जाइए। सबसे पहले आपका ये है कि आपका ये पूछा जाता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं या संविधान किसे कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि संविधान की डेफिनिशन आपका कहीं दी नहीं गई है संविधान में, तो आप क्या बताएँगे? तो भाई आपका एक ऐसी सटीक भाषा में जवाब देना है, जिससे कि पूरी बातें भी आ जाए और भाषा कम रहे। तो आप लिख सकते हैं कि किसी देश का शासन जिन नियमों से चलाया जाता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार उस देश को संचालित किया जाता है, या आप रेगुलेट भी कह सकते हैं किया जाता है, या चलाया भी जाता है, कोई एक ही कहिएगा। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन अब पहले संविधान से देखा जाए। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि पॉलिटी क्या है? यानी कि राज्य व्यवस्था, और संविधान और राज्य व्यवस्था में डिफरेंस क्या है? तो जब भी आपका पॉलिटी पूछे, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था है। लिख अगर ना है तो लिखिए, संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था है। एक लाइन जवाब देना है। अर्थात अगर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है, यानी कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हैं, तो पॉलिटी कंडक्ट है। यही जवाब दीजिएगा एक लाइन में, बहुत शॉर्टकट में। संविधान सिद्धांत है, तो राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। संविधान सिद्धांत है, तो राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। अब पूछ लेगा कि कोई उदाहरण बताइए, तो कम से कम एक उदाहरण देना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है भाई, कि आप कैसे कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है और पॉलिटी आपका कंडक्ट है? तो आप कोई एक उदाहरण चुनिएगा, और जो उदाहरण चुनिए, अगर उस उदाहरण पर पूरी तरह तैयारी रखिए। मैं बता दूं, जैसे कि आप आर्टिकल 72 भी चुन सकते हैं, आप आर्टिकल 123 भी चुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने आर्टिकल 123 चुना, आपका ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के बारे में, और ये कहा कि भारत का राष्ट्रपति संसद के विश्रांत काल में, यानी कि जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हों, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये प्रिंसिपल है। और जैसे ही अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया, ये कंडक्ट है, अर्थात ये सिद्धांत हैं। ये आप बताएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डिनेंस बताएंगे ये, तो आपका याद रखना पड़ेगा कि जो ये आपका 123 है, इस बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, यानी कि उसी के बारे में फिर क्या करने लगे, चर्चा। कभी काल ये भी होता है कि जैसे ही आप वाक्य बोले, वहीं पकड़कर पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका, उसके बाद चूंकि बिहार में एडी लॉ भी है, प्रशासनिक विधि भी है, तो प्रशासनिक विधि के बारे में भी पूछ सकता है कि एडी लॉ क्या है। तो एडी लॉ का मुख्य उद्देश्य है आपका, जो ये आपका कंडक्ट दर्शाया गया है, इसकी वैधता या अवैधता की जांच करना,
यानी कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ये संविधान जारी किया, ये पॉलिटी और जारी किया तो क्या नियमों का पालन किया है कि नहीं? जब इसकी जांच की जाएगी न्यायपालिका द्वारा तो ये किसमें हमें पढ़ना है? आपका एडी लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस बात की जांच करती है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो कार्यपालिका ने कार्य किया है वह विधि सम्मत या कानून के अनुसार है कि नहीं। वह तीनों कंसेप्ट जरूर याद रखें। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपका जो पूछा जाता है वह आगे बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन प्रियम्बल से ही आता है और प्रियम्बल से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रियम्बल पहली शर्त यह है कि आप जो प्रियम्बल हैं इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि कभी काल ये होता है कि उद्देशिका क्या है आप सुनाइए। तो प्रियम्बल भाई हम फिर एक बार बता रहे हैं कि प्रियम्बल को क्या करिएगा, आपका रट्टा मार कर जाइएगा। जैसे ही पूछे आपका सुनाना क्या करिएगा शुरू, राष्ट्रगान भी याद करके जाएगा। कभी काल खड़ा करा के कहते हैं गाइए। तो प्रियम्बल से जो क्वेश्चन बनता है आपका उन क्वेश्चनों को देखा जाए। प्रियम्बल से आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका मैंने आईएएस में भी ये बना था कि कितने प्रकार की कौन सी बातें दी गई हैं। जैसे जस्टिस कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की, क्रम इसका क्या है। तो पहले जस्टिस या न्याय दिया गया है 3 प्रकार का, फिर स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समता 2 प्रकार की। ये क्रम याद रखिएगा। पहला नियम कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। जस्टिस की 3 प्रकार की, स्वतंत्रता कितनी दी गई है 5 और समता कितनी दी गई है 2। भाई आपका 3 5 2 क्रम याद रखेगा। पहले क्या है न्याय, फिर क्या है स्वतंत्रता और फिर क्या है समता। तो आपका सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोगों को आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, तो आपका हो सकता है कि ये पूछ ले कि सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। अगर अंदर से जाकर पूछे तो कम से कम थीम याद रखना है। सोशल जस्टिस का मतलब कि समाज के व्यक्तियों के बीच कोई भी भेद न किया जाए जाति धर्म इत्यादि के आधार पर। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण किया जाए कि वह आपका एक जगह आपका ज़्यादा धन किसी के पास केंद्रित न हो। और राजनैतिक न्याय का मतलब कि देख ही रहे हैं राजनैतिक न्याय में आपका यूपी में महाभारत चल रहा है। सबको क्या है आज़ादी, चुनाव लड़ने की, मत देने की, वोट देने की। ये सब कैसा आपका न्याय है पॉलिटिकल। यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के क्या होगा योग्य, जाति धर्म इत्यादि के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता। मतदान से भी ये नहीं कह सकते इस जात का है तो मतदान नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल जस्टिस है। आपका स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। और समता प्रतिष्ठा और अवसर की दी गई है। ये हल्का हल्का याद रखना। इसके बाद इसमें जो पूछा जाता है, जो आपका पहला शब्द आता है तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से भी आपका जो लास्ट लाइन है उसको कवर किया जाता है। यानी कि हम भारत के लोगों ने क्या किया है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित किया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत का संविधान किसने अंगीकृत किया, किसने अधिनियमित किया, किसने आत्मार्पित किया है, या ये पूछा जाता है, और तीनों का एक एक लाइन में अर्थ पूछा जाता है। तो जो पहला शब्द है उसी से उठाना है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। किसने अधिनियमित किया है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और किसने आत्मार्पित किया है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब शब्द का मतलब पूछा जाता है भाई। अंगीकृत करना मतलब एडाप्ट करना, एडाप्ट करना मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को क्या किया है, स्वीकार किया है। इसका मतलब ये हुआ भाई। अधिनियमित का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान एक कानून है जिसे एक्ट किया गया है। भले ही संसद ने पास न किया हो, लेकिन संविधान सभा ने इसकी रचना की, तो यह एक अधिनियम है। तो अधिनियम में सर्वोच्च अधिनियम है कि अधीनस्थ अधिनियम है? सर्वोच्च। अधीनस्थ नहीं, क्या है? अधिनियम माने कानून है, कानूनी रूप दिया गया। और तीसरा आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब हुआ कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वयं को अर्पित करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बना है भाई, आपका भारत का संविधान किसको अर्पित है? तो आपका दे देगा राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, और भारत के लोगों को। यानी कि भारत के लोग इसे स्वयं को क्या करते हैं, अर्पित। अर्पित का मतलब ये हुआ कि जो भी कार्य भारत के अब लोग करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, संविधान के। भाई तीनों शब्द याद रखिएगा, तीनों का अर्थ एक एक लाइन पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो आगे पूछा जा सकता है, प्रियम्बल के बारे में आपका केस पूछा जा सकता है, जो बहुत अंदर जाकर पूछे क्या प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। अगर दे तो कहिएगा है। अगर आगे पूछे कि केस बताइए, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भाई अपने मन से आगे ना बढ़िएगा। फिर केशवानंद भारती के बाद में पूछे तब बताइएगा, नहीं तो यही क्या करना है, स्टॉप कर देना है मामला। यानी कि केशवानंद भारती बनाम कौन सा, केरल राज्य। हमें लगता है प्रियम्बल के बारे में आपका प्रियम्बल कुंजी भी कहा जाता है, इतने में आ जाना चाहिए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, भाग 1 से भी पूछा गया है आपका। आपका क्वेश्चन जो पूछा गया इंटरव्यू में, आपका वह पूछा गया है कि इंडिया या भारत शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है। तो भारत शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के उप आर्टिकल या सब आर्टिकल 1 में किया गया, ये बताएंगे। और आपका ये बताएंगे कहाँ किया गया है, आपका अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है कि आपका भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ से भी भाई आपका क्वेश्चन बना है, और वह जो आपका क्वेश्चन बना है, आपका वह क्वेश्चन है कि भारत कैसा देश होगा। तो भारत आपका यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। तो तुरंत अटैक करता है कि आखिर फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट, जो आपका क्वेश्चन बना है, वह क्वेश्चन इंटरव्यू में यूपी में भी बना है कि आखिर
यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरल में क्या अंतर है? भाई एक अंदर अंतर जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। उसमें लिखिए भाई, राज्यों के संघ और परिसंघ में अंतर। याद रखिए, परिसंघ नहीं लिखा गया है संविधान में। राज्यों के संघ और परिसंघ में अंतर। राज्यों के संघ में लिखिए तो संघ अविनाशी होता है, राज्य विनाशी होते हैं। यही वाक्य बताना है। राज्यों का संघ रहेगा तो संघ अविनाशी, राज्य विनाशी। संघ अविनाशी और राज्य विनाशी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी भारत का राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। और राज्य विनाशी का मतलब कि संघ की जब इच्छा करे राज्यों का विनाश कर दे, नया राज्य बना दे, दो राज्यों में बांट दे। ये आपका राज्यों का संघ की विशेषता है। और परिसंघ में जो होता है, संघ भी अविनाशी और राज्य भी अविनाशी। लिखिए, परिसंघ में संघ और राज्य अविनाशी होते हैं। परिसंघ में संघ और राज्य अविनाशी होते हैं, यानी कि दोनों को आपका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन बताइएगा, अब ये क्यों आखिर रखा गया राज्यों का संघ भारत में और परिसंघ नहीं रखा गया? यानी कि आपका राज्य उस समय नए नए थे, कब तोड़ने और फोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए, इसीलिए परिसंघ शब्द नहीं रखा गया। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है, नए राज्यों के निर्माण से तो कम चांस रहता है। इसके बाद आपका मूल अधिकार बाद में देखा जाएगा भाई, क्योंकि मूल अधिकार में आपका फंस सकता है मामला। जो आपका पूछा जाता है प्रेसिडेंट के बारे में पूछा। आइए कार्यपालिका शुरू करते हैं। पहले आपका अध्याय भाग 5 शुरू करते हैं भाई। ये आपका एक संघ की कार्यपालिका। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वह देखना है आपका। जो क्वेश्चन यहाँ इंटरव्यू में बने हैं वह आपका 2-3 क्वेश्चन बना है। देखिए ध्यान से भाई। पहला क्वेश्चन ये बना था यूपी में भी कि प्रेसिडेंट का आपका इलेक्टोरल बोर्ड बताइए, निर्वाचक मंडल बताइए। अर्थात इसका मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं बताइए। ये पूछा जा चुका है, तो आपका जवाब रहेगा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सांसद नहीं भाई, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर एक बार याद रखें, कौन भाग लेता है? लोकसभा के। सभी न मार दीजिएगा, यही पूछने का उसका इरादा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग। अगला क्वेश्चन जो राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है, चुनाव की प्रक्रिया तो कम पूछी जाती है, लेकिन आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है आपका, उसको कैसे, उसके ऊपर कैसे इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताइए। यानी कि आपका भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल एक अथॉरिटी के लिए किया गया, ये भी पूछा गया है। और देखिए, जब भी विवाद होगा मैं बता दूं, बेयर एक्ट वहाँ रहता है। अगर कोई बात आप बोलते हैं
तो तुरंत आयोग के मेंबर क्या निकालते हैं, बेयर एक्ट, और तुरंत बेयर एक्ट दिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि पढ़िए क्या आपने जो बोला है वो सही है कि नहीं। जैसे कि आपका देखिए यूपी में भी ऐसा ही कांड हुआ। आपका स्टैकिंग या पीछा करना अपराध है कि नहीं, ये आपका पूछा गया। एक लोग उत्साह में बता दिए हैं, तो मेंबर ने कहा कि नहीं है। फिर आपका अड़ गए कि हैं सर स्टैकिंग अपराध और 354 डी में आईपीसी में। तो मेंबर तुरंत बेयर एक्ट था निकाला, और आपका उसमें लिखा है कि भाई बार बार पीछा करे मना करने के बावजूद भी, तो यानी कि एक बार पीछे करने पर किसी स्त्री का स्टैकिंग या आपका पीछा करना अपराध नहीं है। तो ये दिखाइए जो शब्द एक छोटी छोटी बातें हैं, भाई पूछने जो बैठा है वो मत कर बैठा, ये मान कर चलिए ज़्यादा चीज़ है, अपने वो सब्जेक्ट का क्या है एक्सपर्ट, तभी तो बैठा है। तो आपको भी हाँ, हाँ बार बार करना मतलब कि अगर स्त्री मना करती है उसके बाद भी आप करते हैं तब अपराध है। पीछा करना अपराध नहीं है। हाँ अगर उसमें कंडीशन लगा दे कि पीछा आप किए, स्त्री मना की फिर भी पीछा किए, तब अपराध है। केवल पीछा करना अपराध नहीं है आपका। ये यूपी में पूछा भी गया था और बेयर एक्ट निकाल कर आयोग ने सामने रख दिया था। और यही बात आपका टेक्निकल। फिर आपका अगला देखिए क्या। हाँ तो आईटी एक्ट में आएगा, मोबाइल सूचनाओं से पीछा कर सकते हैं, प्राइवेसी को भंग कर सकते हैं, वो आईटी एक्ट में आएगा ज़्यादातर। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, मैंने पूछा जाता है कि भारत के प्रेसिडेंट को आपका कैसे हटाया जाता है, या इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया बताइए। तो देखिए जब भी महाभियोग की प्रक्रिया पूछे तो आपको भाई बताना पड़ेगा, जिस अनुच्छेद में प्रावधान है उसको बताना ही होगा। अब ये नहीं कि बेयर एक्ट बाँचते रहिए, वहाँ बेयर एक्ट नहीं बताना है, वहाँ आपका क्या बताना है, आपका जो मुख्य मुख्य बातें हैं वे बतानी है। देखिए मुख्य मुख्य बातें मैं भी बता रहा हूँ। आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के निम्न तत्व माने आपका निम्न तत्व हैं, या राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के निम्न पहलू हैं। अब एक एक पहलू बताना शुरू से क्या करेंगे, शुरू हो सकता है बीच में ही रोक दिया जाए। पहला पहलू बताएंगे कि राष्ट्रपति को केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही आपका हटाया जा सकता है। किसके आधार याद रखिएगा, क्या आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है रोक कर आपका पूछ लिया जाए कि संविधान का अतिक्रमण क्या है, संविधान का उल्लंघन क्या है। तो आपको बताना होगा कि संविधान का उल्लंघन शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। तो जब परिभाषित नहीं है तो आपको तो बताना होगा भले परिभाषा। तो आप ये कहेंगे कि संविधान के तहत जिन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति ने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो उदाहरण एक पूछे तो उदाहरण सटीक बताइएगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बात, लेकिन सलाह नहीं माना तो संविधान के क्या कर दिया, अतिक्रमण। एक उदाहरण जरूर याद रखिएगा, आपका मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं माना यानी कि संविधान का क्या किया, वायलेशन। दूसरा पहला आप बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तीसरा आपका माने कह सकते हैं कि संसद के किसी भी सदन में यह हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग लगाने से पहले क्या, महाभियोग जब लगाया जाता है तो आपका क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका कम से कम कितने दिन पहले
राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। तो वो याद रखना है। महाभियोग के कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और जब महाभियोग लगाया जाएगा तो जो सदन महाभियोग लगाएगा उसके कम से कम 1/4 सांसदों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी कि फिर एक बार देखिए, आपका कैसे प्रक्रिया चलाई जाती है। आधार पहले याद रखिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा? महाभियोग से। महाभियोग लगाने के निम्न पहलू हैं। सबसे पहले 14 दिन पहले किसको सूचना दी जाएगी? आपका राष्ट्रपति को। जो सदन आरोप लगाता है उसके कम से कम कितने सांसद उस पर साइन करेंगे प्रस्ताव पर? 1/4। यानी कि याद रखिएगा, कितने सांसद? 1/4। जब आरोप लगा दिया गया तो आपका पहला अब सदन में आएगा आरोप, फिर आपका पास किया जाएगा। लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, अलग अलग पास करना होगा। ज्वाइंट सीटिंग बैठेंगी नहीं, तो अलग अलग जो प्रस्ताव पास होगा वह भी पूछा जाता है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। तो भाई सतर्क रहिए। संविधान में केवल और केवल एक जगह ही ये शब्द आया है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। यानी कि अगर लोकसभा में 550 सांसद हो सकते हैं तो आपका भले 300 ही मौजूद हो या उपस्थित हो, उससे मतलब नहीं है। 550 का कितना निकाला जाएगा? 2/3। और 550 का 2/3 लोग अगर प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कर दें तो लोकसभा से प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास। फिर कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा। फिर 250 सांसद हो सकते हैं राज्यसभा के, तो उसकी भी कुल सदस्य संख्या का कितने से पास हो? 2/3। और जैसे ही राज्यसभा पास करेगी, जैसे ही पास करेगी यानी कि दूसरा सदन इस प्रस्ताव को जैसे ही पास करेगा, आपका राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में डिफरेंस क्या है, उसको लिख लीजिए। तो भाई आपका राष्ट्रपति तो आपको मिल जाएगा अनुच्छेद में भी 61 में, लेकिन ये अंतर मिलना मुश्किल है। तो अंतर यूपीजे में पूछा जा चुका है। देखिए आपका इधर हम राष्ट्रपति लिखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने, और इधर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, क्योंकि एक ही प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट पूछे या कौन पूछे, हाई कोर्ट। तो बताइए, आपको राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है आपका इम्पीचमेंट द्वारा, महाभियोग लगाकर। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 61। किस आर्टिकल में? और उच्चतम न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है, आपका रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट शब्द नहीं दिया है, रिमूव शब्द दिया है। रिमूव मतलब होता है पदच्युत करना। भाई फिर एक बार याद रखिए, आपका अनुच्छेद 124 के क्लाज 4 में दिया गया है। आर्टिकल 124 के किस क्लाज में? 4 में। पहला ये आया कि राष्ट्रपति के लिए शब्द क्या है? इम्पीचमेंट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए क्या शब्द हैं? आपका रिमूव, यानी पदच्युत करना। अब आइए आधार दूसरा देखा जाए भाई।
राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो कौन सा आधार हमने बताया? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केवल एक आधार पर, वह कौन सा है? संविधान का उल्लंघन। यानी कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जा सकता है? तो दो आधारों पर, साबित कदाचार या असमर्थता। सुप्रीम कोर्ट में लिख लीजिएगा, साबित कदाचार या असमर्थता। दोनों के लिए चल रहा है क्योंकि प्रक्रिया सेम है। अगला अंतर देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपका कम से कम कितने दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाएगी? तो लिखिए भाई, 14 दिन। यानी कि आपका कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी? 14 दिन। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो क्या 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में सूचना देना आवश्यक नहीं है। अगला आइए, जो सदन राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्यवाही प्रारंभ करता है, एक प्रपोजल वह तैयार करेगा और उस प्रपोजल पर उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होगा? कितना बताया गया? हाँ लिखिए भाई। यानी कि प्रस्ताव जो तैयार होगा, 1/4 सांसदों का उस पर क्या होगा? उस सदन के साइन। भाई ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के मामले में आपका अलग से एक कानून बना है, न्यायाधीश जांच अधिनियम। उसमें जो प्रावधान किया गया है वह आपका है कि अगर लोकसभा हटाना चाहती है तो कम से कम 100 सांसद का साइन, और राज्यसभा पहल करती है तो कम से कम 50। ये सुप्रीम कोर्ट में लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने में लोकसभा करती है तो कम से कम कितना? 100। और राज्यसभा अगर पहल करती है तो कम से कम कितने सांसद? 50। साइन करें प्रस्ताव पर। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है क्या? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ये संसद ने कानून बनाया है जांच के लिए। इसके बाद आपका प्रस्ताव पास कराइए। जो प्रस्ताव पास होगा, जब राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा तो कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से, याद रखिए किससे? कुल सदस्य संख्या के कितने से? 2/3। तो राष्ट्रपति के खिलाफ लिख लीजिए, राष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव पास किया जाएगा, कुल भाई उपस्थित और मत देने वाला न लिख लीजिएगा, कुल सदस्य संख्या यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कितने से? 2/3 से। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के मामले में भिन्न नियम है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए है। अगला नियम पर आइए,
अगला नियम यह है कि राष्ट्रपति का पद कब रिक्त हो जाएगा, बताइए। तो बताया गया था ना, जब लोकसभा पास कर दे कि जब दूसरा सदन क्या कर दे, प्रस्ताव, जैसे ही दूसरा सदन प्रस्ताव पास करेगा, राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो जाएगा, यानी कि रिक्त हो जाएगा। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों में ऐसा नहीं है। दूसरा सदन पास करे और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर आदेश दे, इसको लिख लीजिए। यानी कि राष्ट्रपति का पद तब रिक्त हो जाता है जब प्रस्ताव को दूसरा सदन क्या करता है, पास कर देता है। अब न्यायाधीश का पद कब रिक्त होगा, जब राष्ट्रपति क्या दे दे पास करने के बाद आदेश, जब राष्ट्रपति पास करने के बाद आदेश दे दे, यानी कि लोकसभा पास कर दी, राज्यसभा पास कर दी और राष्ट्रपति ने क्या दे दिया है, आदेश। जब तक आदेश नहीं देगा तब तक कभी पद खाली न्यायाधीश का नहीं होगा। कोई समस्या